नमस्कार। न्यूज रूम से ब्रेकिंग न्यूज लेकर मौजूद हूं मैं राजीव। और आप सब जानते हैं कि कल से लेकर आज तक बहुत सारी घटनाएं घट चुकी हैं। उसमें सबसे बड़ी घटना अगर पॉलिटिकल कहें तो वो हेमंत सोरेन की जो पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा है उसमें कहीं ना कहीं बगावत की खबर आ रही है। और बगावत ऐसी कि चंपाई सोरेन दिल्ली पहुंचे और दिल्ली पहुंचने के बाद उन्होंने साफ साफ 2 पन्ने की चिट्ठी लिख दी और बहुत सारे आरोप लगा दिए अपनी ही पार्टी के मुखिया पे। और यहां से एक दूसरी कहानी शुरू होती है जिसके कयास पहले से लगाए जा रहे थे। कहानी यह है कि चंपाई सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़कर किसी और पार्टी में जा सकते हैं। किसी और पार्टी की जब बात होती है तो वहां पर दूसरी पार्टी जो है वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी बचती है, क्योंकि इंडिया गठबंधन में तमाम पार्टियां हैं। तो झारखंड में क्या कुछ होने जा रहा है और झारखंड के अलावा कोलकाता में जो कुछ हुआ उसको लेकर पूरे देश में एक अलग तरह का माहौल बनाने की कोशिश, और इस घटना की जितनी भर्त्सना की जाए वो कम है। लेकिन उसके बाद भी राजनीति चरम पे है, सियासत चरम पे है और उस पर निगाहें सबकी टिकी हुई हैं कि सियासत किस दिशा में उसके जरिए ले जाने की कोशिश भाजपा के लोग कर रहे हैं। खासकर भाजपा का जिक्र इसलिए क्योंकि उधर वेस्ट बंगाल में भी, पश्चिम बंगाल में भी भाजपा किसी भी ढंग से अपनी जमीन मजबूत करने की कोशिश कर रही है। तो एक तरफ झारखंड, दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल और तीसरी तरफ अगर दिल्ली आए तो दिल्ली में जब से मनीष सिसोदिया बाहर निकल के आए हैं उसके बाद से आम आदमी पार्टी में एक गर्माहट है, एक मजबूती उन्हें मिल गई है। इसलिए क्योंकि संजय सिंह अभी तक बाहर थे, संजय सिंह के बाद अब मनीष सिसोदिया भी हैं और कहा जा रहा है कि बहुत जल्दी अरविंद केजरीवाल भी आएंगे। तो ऐसे और इन सब के बीच एक और महत्वपूर्ण बात यह कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर में चुनाव की घोषणा हो चुकी है। और इस घोषणा के बाद हरियाणा में और खासकर विनेश फोगाट के आने के बाद ओलंपिक चैंपियन वो नहीं बन पाई, लेकिन ओलंपिक चैंपियन से ज्यादा, एक चैंपियन से भी ज्यादा जिसकी अगर स्वागत जिसका किया जा सकता है वो थी विनेश फोगाट। और विनेश फोगाट को लेकर भी बीजेपी बहुत परेशान नजर आ रही है। तो बीजेपी की परेशानियां खत्म नहीं हो रही हैं और इस बीच चंपाई सोरेन क्या बीजेपी में जाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। आज रक्षाबंधन का त्यौहार है और इस त्यौहार के दिन हो सकता है कि आज चले जाएं या हो सकता है कल जाएं। लेकिन इसी बीच उधर सुप्रीम कोर्ट ने भी एक सुओ मोटो यानी स्वतः संज्ञान लेते हुए कोलकाता की जो घटना घटी है उस पर 3 जजों की पीठ, 3 जजों की बेंच तैयार करके, जिसमें खुद सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ हैं, और उस पर कल सुनवाई करेगी अदालत, सर्वोच्च अदालत। वो है 20 तारीख यानी कल। तो ये बहुत कुछ, और इन सब के बीच सबसे बड़ी सियासत चंपाई सोरेन और उनके इर्द गिर्द, और इस पर बहुत कुछ हम इस ब्रेकिंग में आप तक लेके आएंगे। इस ब्रेकिंग में हमारे साथी, हमारे सहयोगी अमलेंदु उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमलेंदु जी, आपका स्वागत करता हूं। उसके अलावा हमारी पूरी टीम जो यहां आप देख रहे हैं इस न्यूज रूम में, उनसे भी कुछ कुछ चीजें, इनपुट्स मिलती रहती हैं जो हम आप तक पहुंचाते रहते हैं। तो सीधे अमलेंदु जी, क्या आज लगता है कि चंपाई सोरेन जो हैं वो भाजपा या कोई और दल, क्योंकि उन्होंने 3 रास्ते कल बताए थे और 3 रास्तों में से तीसरा रास्ता किसी और अन्य साथी के साथ हो लेना उन्होंने कहा था। एक संन्यास, दूसरा अपना दल बनाना और तीसरा किसी अन्य के साथ हो लेना। तीसरा ज्यादा मुफीद लगता है उनके लिए। हाँ राजीव जी, लगता तो ज़्यादा मुफीद वही है। और जो जीतन राम मांझी हैं, जो केंद्रीय मंत्री हैं और एनडीए में शामिल हैं, अकेले सांसद हैं अपनी पार्टी के और मंत्री भी हैं, उन्होंने आज सुबह ट्वीट करके उनका स्वागत भी किया है कि आपका एनडीए में स्वागत है, चंपाई दा का एनडीए में स्वागत है, जीतन राम मांझी ने ट्वीट किया है। लेकिन कल जो चिट्ठी जारी की चंपाई सोरेन ने ट्विटर पर, राजीव ये स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, लेकिन इसके बाद में नीचे उन्होंने जो PS जोड़ा है दूसरा ट्वीट करके, उसमें उन्होंने लिखा है कि मेरा व्यक्तिगत मसला है, इसमें किसी और का लेना देना नहीं है। और चलिए जरा देख लेते हैं जरा उस दूसरे पार्ट को, इस लेटर के जो दूसरा पन्ना, हाँ इसको जरा फुल स्क्रीन ले आए, जरा पढ़ने योग्य हो और इसको जरा दिखाने की कोशिश करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है और जिसमें साफ साफ जरा मैं भी अपने स्क्रीन पे खोलने की कोशिश करता हूं। और यहां महत्वपूर्ण बात यह है कि हाँ ये देखिए, एक बात और, पूरी कहानी लिखने के बाद रामायण पढ़ लिए और उसके बाद अब बता रहे हैं एक बात और। बात क्या है? ये मेरा निजी संघर्ष है, इसलिए इसमें पार्टी के किसी सदस्य को शामिल करने अथवा संगठन को किसी प्रकार की क्षति पहुंचाने का मेरा कोई इरादा नहीं है। जिस पार्टी को हमने अपने खून पसीने से सींचा है उसका नुकसान करने के बारे में तो कभी सोच भी नहीं सकते, लेकिन हालात ऐसे बना दिए गए हैं कि ये की के बाद में डॉट डॉट डॉट, ये कहानी क्या यही बिकॉज ऑफ वर्ड लिमिट ऑन एक्स। अरे भाई, इसके आगे भी कहानी आप लिख सकते थे, लेकिन ये अंग्रेजी में लिखकर ये क्या बता रहे हैं, एक्स पे क्या वर्ड लिमिट है?
वर्ल्ड लिमिट राजीव जी, अगर एक्स पे वर्ल्ड लिमिट है तो दूसरे ट्वीट की भी लिमिट है। फिर 1080 शब्द की अगर पहले की है तो दूसरे की भी 1080 की है, तो आप दूसरे में, लेकिन ये डॉट डॉट के बाद जो है राजीव जी, इसी में सारा खेल छुपा हुआ है। एक तरफ कह रहे हैं कि मेरा ये व्यक्तिगत संघर्ष है, किसी दूसरे को इसमें शामिल करने का कोई मकसद नहीं है और उस पार्टी को नुकसान पहुंचाने के बारे में हम सोच भी नहीं सकते। तो राजीव जी, क्या कोई नए एकनाथ शिंदे और नए अजीत पवार झारखंड मुक्ति मोर्चा में पैदा करने का एजेंडे पे काम चल रहा है? क्या इसी तरीके से पार्टी जो है, बहुत बड़ी बात अब कह रहे हैं कि क्या पार्टी को ही तोड़ने की बात चल रही है, आप यही कहना चाह रहे हैं। लेकिन क्या पार्टी टूटकर, पार्टी को तोड़कर चंपाई सोरेन ला सकते हैं? चंपाई सोरेन जिस एरिया से आते हैं, कोल्हान का एरिया, वहां पर 14 सीटें हैं उस एरिया में, लेकिन क्या चंपाई सोरेन इन 14 की 14 सीटों पर अपना प्रभुत्व, अपना हक उतना जमा पाएंगे, उतनी मजबूती के साथ उन तमाम जो विधायक हैं उनको तोड़ के ला पाएंगे? सबसे बड़ी बात यहां पर यह भी आती है अमलेंदु जी कि चंपाई सोरेन जो अभी तक, जिनको जब तक वो मुख्यमंत्री नहीं बनाए गए तब तक इनको झारखंड के बाहर कौन जानता था? ये सबसे बड़ा सवाल है। झारखंड में उन बहुत होंगे, आपको लोग जानते थे, इसमें कोई डाउट नहीं। मैं भी झारखंड से की अगर खबरें देखूं तो उसमें चंपाई सोरेन को देखता था, लेकिन बाहर नहीं। अब शिंदे और चंपाई सोरेन में जमीन आसमान का अंतर है। शिंदे जब बगावत किए तो अपने साथ साथ कितनों को लेके गए थे? आप याद कीजिए, 35 तो उस समय उनके साथ थे। बाद में और पहुंचे, और लेकिन वहां का रूट भी गुवाहाटी था। आज का रूट भी गुवाहाटी है, आज भी गुवाहाटी है। और उस समय हालांकि प्रभारी नहीं थे हिमंता विश्व शर्मा महाराष्ट्र के, लेकिन अभी हिमंता विश्व शर्मा झारखंड के प्रभारी हैं। तो बहुत कुछ मैच खाता है। और एक बात यहां पे और आती है कि इधर शिवराज सिंह चौहान वहां के कर्ता धर्ता हैं आज की तारीख में झारखंड के। तो बहुत कुछ है जिसके इर्द गिर्द ये कहानी एनडीए या कहें तो बीजेपी के पास जाती हुई दिखाई देती है अमलेंदु जी। जी बिल्कुल, बीजेपी के पास जाती दिखाई देती है। और रक्षाबंधन पर जो ट्वीट किया है चंपाई सोरेन ने राजीव जी, उसको आप पढ़िए, भाषा उसकी देखिए तो आपको लगता है कि जैसे ये भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर से ट्वीट किया गया है कि बहनें जाएं और आसपास कहीं कोई सैनिक हो तो उसके जाके राखी बांध दें। इससे पहले इस तरीके का मैंने कम से कम चंपाई सोरेन का कोई ट्वीट नहीं पढ़ा था कि रक्षाबंधन पर आप सैनिकों को जाकर के राखी बांधिए। सैनिकों को राखी बांधने का जो तमाशा है ये भारतीय जनता पार्टी करवाती है राजीव जी। तो ये भी साफ इशारा कर है कि इसका मतलब कि उनकी नज़दीकियां उधर बढ़ चुकी हैं। लेकिन जो कल जिस तरीके से चैलेंज दिया है हेमंत सोरेन ने राजीव जी, और हमने उसी को अपना बनाया भी है कि आप घंटी बजाओ तो हम कल ही इनको गुजरात वापस भेज देंगे, जो आकर के यहाँ विधायक तोड़ते हैं और ये तो पैसे के बल पे परिवार भी तोड़ देते हैं। तो ये जो कहना है हेमंत सोरेन का, ये काफ़ी जो है महत्वपूर्ण है राजीव जी। इसका मतलब हेमंत सोरेन चुके नहीं और झुके भी नहीं है। जी बिल्कुल बिल्कुल, चुके नहीं झुके नहीं। हेमंत सोरेन झुके हुए नजर नहीं आते हैं। जरा हेमंत सोरेन के उस बाइट को कल उन्होंने ये सीधा सीधा खुला चैलेंज दिया था, उस बाइट को ले आइए। हाँ बिल्कुल, जरा सुनते हैं क्या कुछ कहा था उन तमाम साथियों के लिए। सुबह सुबह दोस्तों न्यूज रूम से ये ब्रेकिंग न्यूज, बिग ब्रेकिंग आप तक पहुंचा रहे हैं हम। और किसी भी वक्त चंपाई सोरेन बगावत तो कर चुके हैं, अपना डीपी बदल चुके हैं, वहां से झारखंड मुक्ति मोर्चा हटा चुके हैं। लेकिन उसके अलावा अब क्या झारखंड में चुनाव से पहले जो खेल होने जा रहा है उस खेल में बीजेपी के लिए यहां मसाला मिल गया है, या बीजेपी यहां से बैकफुट पर नजर आएगी? क्योंकि बीजेपी की जो रणनीति रही है वो तोड़ फोड़ करने की रणनीति रही है, लेकिन उसमें कितना सफल होगी झारखंड में और कितना सफल होगी महाराष्ट्र में? झारखंड और महाराष्ट्र दोनों में इसी साल चुनाव होना है, उस लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण है। और सबसे बड़ी बात की महाराष्ट्र में चुनाव पिछली दफा हरियाणा और महाराष्ट्र दोनों साथ साथ करवाए गए थे, लेकिन इस बार महाराष्ट्र को रोक दिया गया है। लेकिन उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर में चुनाव करवाना मजबूरी थी यहां पर, और मजबूरन चुनाव करवाना पड़ा चुनाव आयोग को। लेकिन जम्मू कश्मीर और हरियाणा दोनों तरफ से देखा जाए तो कहीं ना कहीं बीजेपी बैकफुट पर है। क्या यह कहानी आगे बढ़ेगी? क्या महाराष्ट्र और झारखंड की कहानी में भी बीजेपी बैकफुट पे होगी, और इसीलिए महाराष्ट्र और झारखंड को चुनाव की घोषणा, वहां चुनाव की घोषणा हो जाए उससे पहले किसी भी ढंग से अपने कब्जे में करना चाहती है सरकार, खासकर बीजेपी? देखेंगे, लेकिन पहले सुनिए हेमंत सोरेन को। हम तो बोलता है, चुनौती देता है, आज घंटी बजाओ, कल इनका हम सफाया करेंगे। झाड़ू पोछा मार करके इनको गुजरात भेज देना होगा।
ये लोग गुजरात से, असम से, महाराष्ट्र से लोगों को ला करके यहां आदिवासी, दलित, पिछड़ा अल्पसंख्यक के ऊपर जहर बोने का काम करता है और एक दूसरे से लड़वाने का काम करता है। समाज तो छोड़ो, ये घर भी फोड़ने का काम करता है, पार्टी तोड़ने का काम करता है। आए दिन कभी इस विधायक को खरीद ले, कभी उस विधायक को खरीद ले। और पैसा ऐसा चीज है कि नेता लोग का तो ऐसे ही उन लोग को इधर उधर घसीटने में उन लोग को देरी नहीं लगता है। खैर कोई बात नहीं, हमारा इंडिया गठबंधन की सरकार 2019 से निरंतर जनता के बीच में खड़ी है। आज इस कोरोना महामारी में हमारा 3 मंत्री निकल गया। आपकी जान बचाने के लिए हमारे 3 मंत्री मारे गए। तो सुन रहे थे अभी हेमंत सोरेन, झारखंड के मुख्यमंत्री थे। इनके ऊपर ईडी की छापेमारी होती है, समन होता है, ईडी की गिरफ्तारी होती है। उस वक्त इन्होंने एक गलती की कि इन्होंने अपने साथी चंपाई सोरेन को यह कुर्सी दे दी। और कुर्सी का लालच देखिए ऐसा कि चंपाई सोरेन कहां से कहां पहुंच गए। 5 महीने चंपाई सोरेन उस कुर्सी पे बैठते हैं, लेकिन उनको उसी कुर्सी पर चिपके रहने की उनकी इच्छा जागृत होती है। मुख्यमंत्री पद वो त्यागते तो हैं क्योंकि विधायक दल की यही इच्छा थी, लेकिन उसके बाद अब धीरे धीरे ये बगावत के सुर नजर आने लगते हैं। और बगावत के सुर ऐसे कि अब उन्होंने अपनी डीपी बदली और उन्होंने लंबी चौड़ी चिट्ठी लिख दी। लंबी चौड़ी चिट्ठी के बाद अब ये कहा जा रहा है कि बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। जब जब क्रिटिकल वे में हम इनकी चर्चा करते हैं, बीजेपी के भक्तों को मिर्ची लग जाती है, बीजेपी के भक्त परेशान हो जाते हैं। लेकिन राजनीति है दोस्तों, बहुत केयरफुली ये बात कह रहा हूं, जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। ये सियासत है, इसमें अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं। आज आपके डाउन होने का समय आ गया है। बीजेपी के भक्तों तैयार रहिए, इसलिए तैयार रहिए क्योंकि आपकी जितनी लड़ाई है वो जनता के लिए नहीं है, आपकी कुर्सी के लिए है। इसलिए ये बात कहना बहुत जरूरी है। लेकिन दूसरी यहां महत्वपूर्ण बात कि चंपाई सोरेन अगर उसी गली में जा रहे हैं जिस गली में बीजेपी का डाउनफॉल हम देख रहे हैं, तो चंपाई सोरेन का डाउनफॉल आज से ही शुरुआत उसकी हो गई है। एक आदिवासी नेता जिसकी एक अलग इज्जत होती रही है, एक आदिवासी नेता जो शिबू सोरेन के साथ कंधे से कंधे मिलाकर झारखंड मुक्ति मोर्चा संग्राम में आगे बढ़ता है, खून पसीने की बात करता है, सब कुछ होता है। लेकिन उसके बाद आपकी राहें किधर हैं? आप किस रास्ते पे चल रहे हैं? आपका रास्ता सांप्रदायिकता की ओर आपको ले जा रहा है। और इसीलिए यहां जरूरी है इस बात को समझना कि चंपाई सोरेन एक नहीं कई हो सकते हैं इस देश में। शिंदे भी चंपाई सोरेन ही हैं, अजित पवार भी चंपाई सोरेन ही हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया भी चंपाई सोरेन ही हैं। रास्ते भले अलग अलग पार्टियों से आए हुए लोग, लेकिन ये सब उसी राह के साथी हैं जो एक साथ और कुछ लालच के तहत ये चले जाते हैं उस दिशा में जहां से इनकी राजनीति पर ब्रेक लग जाता है। और आने वाला समय इसका गवाह होगा जो आज हम कह रहे हैं। खैर बढ़ते हैं आगे, और जरा यहां पर समझना जरूरी है कि चंपाई सोरेन की रणनीति राजनीति क्या होगी। लेकिन उससे पहले जरा इधर देखते हैं, समझते हैं कि महाराष्ट्र से क्या खबर आ रही है। उद्धव ठाकरे के साथी संजय राउत, उन्होंने एक बयान दिया है, जरा उसको सुन लेते हैं। संजय राउत क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। देखिए, महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव इसलिए समय पर नहीं हो रहे हैं या आगे की तारीख वो लोग कर रहे हैं, ये इसलिए कि चुनाव से पहले ये लोग हेमंत सोरेन जी को मुख्यमंत्री पद से उतारना चाहते हैं, उनकी पार्टी तोड़ना चाहते हैं, उनके पार्टी में और राज्य में अस्थिरता लाने चाहते हैं। इसलिए झारखंड में चुनाव नहीं हो रहे हैं, उनको समय टाइम चाहिए। देखिए, चंपा सोरेन कल गए और आज क्या बोल रहे हैं। महाराष्ट्र में भी यही है, झारखंड और महाराष्ट्र में उनको हारने का डर है। बीजेपी दोनों राज्यों में बुरी तरह से हार रही है। महाराष्ट्र में तो उनका सुपड़ा साफ होने जा रहा है, तो उनको और टाइम चाहिए और वक्त चाहिए मरने के लिए। लेकिन मरने वाले जरूर है, फांसी पे जरूर जाने वाले हैं ये लोग। हाँ, वो बचने वाले नहीं है। लेकिन और सरकारी तिजोरी से पैसा और लूट सकते हैं तो लूट सकते हैं।
ठेकेदारों से पैसा जमा कर सकते हैं, हाँ बांट सकते हैं। लाडला बहन योजना में ज़्यादा पैसा देने का उनका इरादा है, वोट खरीदना है। इसीलिए ये झारखंड और महाराष्ट्र में चुनाव नहीं करने जा रहे। ये संविधान के खिलाफ है, ये संविधान के खिलाफ है। चुनाव आयोग संविधान के खिलाफ काम कर रहा है, दबाव में काम कर रहा है। तो सुन रहे थे आप, यहां संजय राउत सीधी अपनी बात करते हुए जाने जाते हैं। सीधी बात कर रहे थे, सीधी बात रख रहे थे। महाराष्ट्र से लेकर झारखंड तक जो कुछ चल रहा है इस पर सीधी अपनी बात। लेकिन दूसरी तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता मनोज पांडे ने भी इस पर और खासकर चंपाई सोरेन पर अपनी बात रखी है। पार्टी का प्रवक्ता अगर अपनी बात रखता है तो समझ लीजिए वो पार्टी की बात है, पार्टी का वक्तव्य है। तो जरा मनोज पांडे को सुनते हैं क्या कुछ कह रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात। और यहां से चंपाई सोरेन पर आज सुबह से दिखाई दे रहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा खासकर हमलावर है, इंडिया गठबंधन हमलावर है। अभी आपने सुन लिया संजय राउत को और अब जरा मनोज पांडे को सुनते हैं। का एक पोस्ट आया और उस पर प्रतिपक्ष इस तरह की बातें हो रही हैं। देखिए, चंपाई बाबू एक सम्मानित नेता हैं। आज भी हम लोगों को उनके प्रति हम लोगों का सम्मान है। तमाम पार्टी वर्कर्स, यहाँ तक कि माननीय हेमंत जी भी पिता तुल्य मानते थे उनको, आज भी मानते हैं। एक क्षेत्रीय दल में सबसे बड़ा राजनीतिक पद जो होता है वो मुख्यमंत्री का होता है और वो पद देने का काम पार्टी ने और हेमंत जी ने किया था। कितना विश्वास! उसके बावजूद चंपाई दा ने ऐसा निर्णय लिया। बहुत तकलीफ होती है। अपना एक अंग थोड़ा सा भी चोट लग जाए, कट जाए तो पीड़ा होती है, वही पीड़ा की अनुभूति हो रही है। लेकिन जो भी फैसला वो करने जा रहे हैं, जिसका एक अंदेशा हम लोगों को है, बहुत दुखद है। लेकिन इतना मैं ज़रूर बोलूँगा कि ये जो कदम है उनका, वो आत्मघाती कदम है। ये नुकसान उनको पहुँचाएगा, झारखंड मुक्ति मोर्चा को नुकसान। क्योंकि हम इतिहास गवाह है, इतिहास में हम लोगों ने देखा है कई एक सूरमा पार्टी छोड़े और उसके बाद क्या हासिल उनका हुआ। कई एक वापस भी आए पार्टी में, पार्टी और भी मजबूत होते गई। तो किसी के आने जाने से पार्टी की सेहत पर कोई अंतर नहीं पड़ता। लेकिन जो फैसला है चंपाई दा ने किया है वो उनके लिए आत्मघाती है। तो मनोज पांडे झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता वो अपनी बात रख रहे थे और कह रहे थे कि ये जो कर रहे हैं ये आत्मघाती कदम है और खुद को ये खत्म कर लेंगे, यानी कहीं ना कहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा को खत्म करने की कोशिश, लेकिन यहां खुद को खत्म कर लेंगे। और ये बात भी सही है कि अभी से कुछ दिन पहले आप देखिए इनकी भाभी जी गई थी, सीता सोरेन गई थी, क्या हश्र हुआ। अब कम से कम सीता सोरेन अगर शिबू सोरेन के परिवार से ही है राजीव जी, तो उनका क्या हश्र हुआ, यही चंपाई सोरेन को सोच लेना चाहिए कि भाई आपकी भी जो स्थिति है, भले आप कोलान के टाइगर हो या कहीं के आप टाइगर हो, लेकिन वो स्थिति भी आपकी शिबू सोरेन के साथ में थी। और आज भी आप जब सारी बातें लिख रहे हैं तो आप लिख रहे हैं कि अगर शिबू सोरेन ठीक होती तो ये परिस्थितियाँ नहीं होती। यानी आज भी आप ये बात स्वीकार कर रहे हैं कि शिबू सोरेन की वजह से आपकी हैसियत है। तो जब ये आप स्वीकार कर रहे हैं शिबू सोरेन की वजह से हैसियत, तो शिबू सोरेन ने जब अपना उत्तराधिकारी एक तरीके से हेमंत सोरेन को नियुक्त कर दिया और हेमंत सोरेन ही सब कुछ देख रहे हैं, तो फिर आपको इतनी लिमिट क्रॉस नहीं करनी चाहिए। जहाँ तक मान और अपमान की बात है राजीव जी, जाहिर सी बात है कि अगर विधायक आपके साथ नहीं है, और आज जो आप ये डॉट 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 जो 3 जो डॉट लगा रहे हैं, ये 3 डॉट इशारा कर रहे हैं राजीव जी कि आपके साथ विधायक नहीं है। क्योंकि आप कह रहे हैं कि ये आपका व्यक्तिगत मसला है और किसी को आप इसमें शामिल करना नहीं चाहते। तो अगर आपका ये व्यक्तिगत मसला है, अपमान, आप उसको सार्वजनिक भी कर रहे हैं, किसी को आप शामिल करना भी नहीं चाहते, एकनाथ शिंदे की तरीके से आपके पास विधायक भी नहीं है, इसका मतलब क्या है कि आपका सिर्फ भारतीय जनता पार्टी इस्तेमाल करना चाहती है और फिर उसके बाद सीता सोरेन की तरह आपको दूध में से मक्खी की तरह निकालकर फेंक देगी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत कुछ सियासत में और सियासी चाल अलग अलग ढंग से चलने की कोशिश। एक बहुत बड़ी खबर उधर तेलंगाना से भी आ रही है कि तेलंगाना में अभिषेक मनु सिंघवी उन्होंने अब राज्यसभा का नॉमिनेशन दाखिल कर दिया है और इस बार उम्मीद यही करें कि राज्यसभा की सीट ये तेलंगाना से जीत जाएंगे। कांग्रेस पार्टी से हैं, लीगल सेल के चेयरपर्सन हैं अभिषेक मनु सिंघवी। और ये विजुअल आप देख रहे हैं, तेलंगाना से ये विजुअल, हैदराबाद से ये विजुअल है। और इसके अलावा इनकी कहानी ये है कि एक जाने माने वकील ही नहीं है, बल्कि इन्होंने ये 3 बार के ऑलरेडी राज्यसभा सांसद रह चुके हैं। और जब चौथी बार ये राज्यसभा सांसद के लिए इन्होंने चुनाव ये लड़े वहां पर हिमाचल प्रदेश से, तो वहां
इनके साथ खेला हो गया था और ये चुनाव हार गए थे। बहुत एक अलग तरह का, और उसमें भी ड्रॉ में इनके नाम की पर्ची निकल गई और राज्यसभा में जिसके नाम की पर्ची निकलती है वो आउट हो जाता है। भाग्यशाली थे, इनके नाम की पर्ची तो निकली, लेकिन वहां का जो नियम है वो पासा बदल देता है, यानी आपके नाम की पर्ची निकली तो आप आउट हो जाएंगे, वो आउट करने वाली पर्ची निकलती है। लेकिन इस बार उम्मीद यही है कि पर्ची वाली नौबत नहीं आएगी। अभिषेक मनु के विजुअल्स आप देख रहे हैं, अभिषेक मनु सिंघवी और देश के जाने माने वकीलों में से 5 वरिष्ठतम वकीलों में से एक, और आज की तारीख में बहुत सारे केसेस ये लड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से तो लड़ ही रहे हैं, आम आदमी पार्टी के भी केसेस ये काफी लड़ रहे हैं। तो एक तो इनकी, लेकिन दूसरी के भी, शिवसेना और टीएमसी के भी, शिवसेना और टीएमसी के भी, और शरद पवार के भी, शरद पवार के भी, शरद पवार के भी। तो पॉलिटिकल लड़ाई जितनी है सब उसमें मैक्सिमम आप इनके पास देखेंगे, और जब जो बची खुची लड़ाई है वो कपिल सिब्बल के पास देखेंगे। तो ये दो नेता ऐसे दिखाई देते हैं जो कोर्ट में राजनीतिक जो ऐसी गतिविधियां जिसमें उन्हें राजनेताओं को सजा दिलाने की कोशिश होती है उससे बाहर निकालने, उनको संरक्षण देने की कोशिश करते हुए अभिषेक मनु सिंघवी, कपिल सिब्बल ऐसे नेता भी और एडवोकेट भी, सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के। चलिए इनकी कहानी यहीं पर अभी हम रोकते हैं, लेकिन आगे बढ़ते हैं। एक और मजेदार तथ्य है, चंपाई सोरेन पे हम आएंगे, लेकिन उससे पहले महाराष्ट्र का थोड़ा सा जिक्र यहां इसलिए करना जरूरी है क्योंकि महाराष्ट्र में कहानी बदलती हुई दिखाई दे रही है। अजीत पवार चाहते हैं कि चाचा के साथ फिर से चले जाएं, यानी शरद पवार के साथ चले जाएं, और चुनाव से पहले अगर चाचा के साथ हो लेंगे तो थोड़ा सा ट्विस्ट आएगा, उनको कुछ सीटें मिल जाएंगी। 288 सीटों की विधानसभा है और उसमें कुछ सीटें पाना चाहते हैं अजीत पवार, इसीलिए पिछले दिनों लगातार वो जो बयान दे रहे हैं उस बयान में अपने चाचा को, इंडिया गठबंधन को बचाने की कोशिश करते हुए नजर आते हैं। अभी पिछले दिनों जन सम्मान यात्रा पर निकले थे अजीत पवार, लेकिन अजीत पवार की इस यात्रा में काले झंडे दिखाए गए, और काले झंडे दिखाए किसने? तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने। देखिए यहां ट्विस्ट देखिए कि अजीत पवार की यात्रा, जन सम्मान यात्रा में ट्विस्ट ये है कि बीजेपी के कार्यकर्ता दिखाते हैं काले झंडे। अब ये तो नाराजगी वाली बात है भाई, इसलिए क्योंकि दोनों साथ साथ अभी बगावत, फिर सरकार, सब कुछ किया। चक्की पीसिंग जो कहते थे वो आपके साथ हैं, तो साथी बनिंग टाइप से हो गया मामला। और लेकिन उसके बाद क्या होता है कि वही जो साथी बनिंग जो है, यानी कि देवेंद्र फडणवीस, वो उनसे इन्होंने पूछा है कि भाई ये क्या कर रहे हैं आपके कार्यकर्ता, मुझसे इतनी नाराजगी क्यों? ये पूरी कहानी है, इस कहानी के तह में जाएंगे जब वहां से मामला बाहर आएगा। लेकिन एक अच्छी कहानी सियासत में यहां दिखाई दे रही है। तो ये महाराष्ट्र की कहानी है और महाराष्ट्र की कहानी ऐसे आगे बढ़ती जाएगी और बढ़ेगी और हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। ब्रेकिंग न्यूज लेकर दोस्तों न्यूज रूम से इसलिए हम आते हैं क्योंकि सुबह से, कल रात से लेकर सुबह तक, और जब ये कार्यक्रम हम कर रहे हैं तब तक के घटनाक्रमों पर आपकी निगाहें टिकी रहें और उस पर विश्लेषण भी हम अमलेंदु उपाध्याय जी के जरिए आप तक पहुंचाते रहें। और आप तमाम साथी जो बाद में जुड़े हैं, आज रक्षाबंधन का त्यौहार है, भाई बहनों का त्यौहार, आप सबको मुबारक हो। और उसके साथ साथ ये जो प्रेम है, सद्भाव है, ये बना रहे। इस रक्षाबंधन का मतलब सिर्फ भाई बहन ही नहीं, एक प्रेम, सद्भाव और एक दूसरे की रक्षा का भाव भी बना रहे, ये सबसे बड़ी बात है और यही इस त्यौहार का पैगाम भी है। लेकिन इसके साथ साथ कौन किसकी रक्षा करता है ये तो दूर की बात है, सब एक दूसरे को खाने पे तुला हुआ है, और खासकर सियासी खेल में तो बिल्कुल ही। और ये यहां साफ साफ दिखाई दे रही है। कल शाम से लेकर अभी तक चंपाई सोरेन को लेकर जितनी भी बातें हो रही हैं वो कम नहीं है, और उसमें अभी आपने जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता का बयान सुन लिया, खुद को वो आत्मघाती कदम उठा चुके हैं। लेकिन आखिर ये लोग फंसते क्यों हैं? और ऐसे में मुझे याद आता है लालू प्रसाद यादव आज नहीं, कितने दूरदर्शी थे जब उन्होंने राबड़ी देवी को, चौथी पास हैं लेकिन उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया था, किसी और को नहीं बनाया। आप याद कीजिए कि अभी तक अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद छोड़ा नहीं। ये सब जानते हैं कि किसी को बैठाया तो कुर्सी से चिपक जाएंगे, और नहीं चिपके और उनको अगर मजबूरन विधायक दल का नेता वो दूसरे चुन लिए गए तो उनको कुर्सी छोड़नी पड़ेगी और उसके बाद वो तोड़फोड़ करेंगे। हालांकि उसके बाद क्या कुछ होता है वो तो सब जानते हैं, कई लोग इसी में डूब भी गए, बर्बाद भी हो गए। चंपाई सोरेन क्या होंगे ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन कहानी बहुत मजेदार है अमलेंदु जी। बिल्कुल राजीव, कहानी बहुत मजेदार है। और राजीव जी, होता ही है कि चाहे व्यक्तिगत संबंध हो चाहे राजनीति हो,
जब हमारे अंदर हमारे सीने में एक प्रतिशोध की ज्वाला अगर जलने लगती है तो हम दूसरे को नहीं बल्कि खुद का नुकसान करते हैं। और ऐसे तमाम उदाहरण सामने हैं और ये प्रतिशोध की ज्वाला जो इस समय चंपई सोरेन के अंदर सुलगती हुई देखी जा सकती है, इसका हश्र भी ठीक उसी तरीके से होगा जैसा कि मनोज पांडे एक तरीके से कहना चाहते हैं। चूँकि चंपई सोरेन हेमंत सोरेन के सामने टिक नहीं पाएंगे और जाहिर सी बात है कि आपकी जो स्थिति बनी जो भी कुछ वो आपकी झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ रहकर बनी। आपकी स्थिति अगर आपका 40 वर्षों का राजनीतिक जीवन है तो भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बनाया है। और आपने कल जो चिट्ठी लिखी है जो ट्विटर पर जारी की, आप उसमें खुद कह रहे हैं कि आप जो है मजदूरों की समस्याओं को लेकर के पूंजीपतियों के खिलाफ आप लड़ते रहे और आप आज खड़े किसके साथ हो रहे हैं? उस पार्टी के साथ जो झारखंड के सारे संसाधनों को एक व्यक्ति विशेष को सौंप देना चाहती है और उसके लिए झारखंड पर कब्जा करना चाहती है। तो आप स्वयं अपने 40 वर्ष की राजनीति पे जो है पानी फेरने का काम कर रहे हैं। तो ये तो अब आपको तय करना है कि आपका प्रतिशोध जो है वो किस हद तक पहुंचेगा। क्या आप अपने 40 वर्ष के जीवन की जो उपलब्धियां हैं उन पर पानी फेरना चाहते हैं? क्या आप ये याद करना चाहते हैं कि लोग ये याद करें कि एक चंपई सोरेन जो थे वो भी होते थे और राजनीति में चंपई सोरेन नहीं बनना है? क्या आप ये चाहते हैं? तो अब ये चंपई सोरेन को तय करना है। हालांकि हेमंत सोरेन ने सुबह राजीव जी कहा है, वो हम लोगों के पास बाइट अभी नहीं है लेकिन हमने देखा है कि वो कह रहे हैं कि ये आपको किसने बताया कि चंपई सोरेन बगावत कर रहे हैं? मेरे पास तो ऐसी कोई सूचना नहीं है। यानी कि अभी भी जो वहाँ के कांग्रेस के अध्यक्ष हैं केशव महतो, उनका भी कहना है कि कोई सूचना नहीं है। और जो विनोद गुप्ता वहाँ एक मंत्री हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के, उनका कहना है कि ये पार्टी का अंदरूनी मसला है और हेमंत सोरेन सक्षम मुख्यमंत्री हैं और ये मामला सुलझ जाएगा। तो अब ये सुलझता नहीं सुलझता ये तो वो जाने, सुलझेगा नहीं सुलझेगा। लेकिन चंपई सोरेन को लेकर जिस तरीके से चर्चाएं शुरू हो गई हैं तो ये अब चंपई सोरेन को खुद जो है वो विचार करने का विषय है कि क्या आप अपनी 40 साल की राजनीति को किस मोड़ पर ले जाकर के समाप्त करना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, चंपई सोरेन काफी अब चर्चित नाम और तब तक चर्चा में वो रहेंगे जब तक कि वो उनका रुख क्या होगा। क्या वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ ही बने रहेंगे? क्या वो बीजेपी के साथ चले जाएंगे? क्योंकि कल से लेकर आज तक बीजेपी के भक्तगण जिस ढंग से हमलावर हैं, अगर चंपई के खिलाफ कुछ बोल दीजिए तो लगता यही है। क्योंकि अभी से पहले एक मजेदार तथ्य है, अभी से पहले 5 महीने जब चंपई सोरेन थे तो यही बीजेपी के लोग जो हैं वो चंपई सोरेन के खिलाफ बातें करते थे। और अब जब वो बीजेपी की तरफ जाने के रुख उनका दिख रहा है तो चंपई भगवान हो गए हैं। ये बड़ी कमाल की राजनीति है अमलेंदु जी, बड़े कमाल की राजनीति राजीव जी। और आरोप भी लगाए जा रहे थे कि चंपई सोरेन ने कोई बहुत बड़ा भ्रष्टाचार किया है। और आज मैं देख रहा था वहाँ के एक नेता है, कुछ दीपक कुछ करके हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी चंपई सोरेन पर आरोप नहीं लगाया, वो तो जेल से हेमंत सोरेन संचालित कर रहे थे। तो यानी अभी तक जो आप चंपई सोरेन को बता रहे थे कि ये भ्रष्टाचारी हैं, तो आप बता रहे हैं कि चंपई सोरेन भ्रष्टाचारी नहीं, वो तो जेल से हेमंत सोरेन भ्रष्टाचार कर रहे थे। यानी किस तरीके से कलाबाजियां करने में भारतीय जनता पार्टी माहिर है ये समझा जा सकता है राजीव जी। तो मुझे लगता है कि शायद हेमंत सोरेन जो चुनौती एक तरीके से दे रहे हैं कि घंटी बजाओ तो हम इनको गुजरात वापस भेज देंगे, इसीलिए शायद वो घंटी बजाने की बात कर रहे हैं कि घंटी बजाओ तो इनको गुजरात वापस भेज दिया जाएगा। और गुजरात से जो लोग आए हुए हैं जो झारखंड के सारे संसाधनों पर कब्जा करना चाहते हैं, यहाँ गुजरात से तात्पर्य राजीव जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह की तरफ भी हो सकता है और राहुल गांधी जिनको A1 A2 कहते हैं उनकी तरफ भी हो सकता है। दोनों की तरफ इशारा हेमंत सोरेन का हो सकता है। हालांकि उन्होंने नाम किसी का नहीं लिया है, लेकिन समझने वाले समझ सकते हैं, जो राजनीति की भाषा समझते हैं वो अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि गुजरात वापस भेजने की बातें हेमंत सोरेन किसके लिए कर रहे हैं। बिल्कुल, गुजरात भेजने की बात हो, हेमंत सोरेन की बात हो, मुख्यमंत्री का पद हो, लेकिन जो भी है झारखंड की राजनीति में आप जानते हैं दोस्तों कि अब जितना भी ट्विस्ट ले आइए, मगर अगले 6 महीने में चुनाव होना ही होना है झारखंड में। और इसके लिए बहुत जरूरी इसलिए क्योंकि वहां अब जो सत्ता पक्ष है वो रिपीट करना चाहेगी और दूसरा पक्ष जो है यानी भाजपा और उनके साथ ही एनडीए कह ले, वो यहां पर सत्ता पर काबिज होने की जुगत में है। हिमंता विश्व शर्मा वहां के प्रभारी और खासकर झारखंड में अभी तक हिमंता विश्व शर्मा की जो रणनीति रही है, इससे पहले महाराष्ट्र की रणनीति में भी हिमंता विश्व शर्मा जो असम के मुख्यमंत्री हैं वो कहीं ना कहीं गुवाहाटी के इर्द गिर्द पूरी राजनीति करते हुए नजर आए। और अब हिमंता विश्व शर्मा झारखंड में भी खेल करने की कोशिश में, और झारखंड मुक्ति मोर्चा के ये नेता चंपई सोरेन जो खुद को अब अपने आप को अलग कर चुके हैं, वो उनके लिए यानी चंपई सोरेन के लिए हिमंता विश्व शर्मा ने कल ही कहा कि इन्होंने मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए बहुत अच्छा काम किया है और इन्होंने 5 महीने में, चंपई सोरेन ने 5 महीने में इतना अच्छा काम किया जितना अच्छा काम 4.5 साल में झारखंड में नहीं हुआ, इस सरकार ने नहीं किया था। तो आप समझ लीजिए कि
तारीफों के पुल बंध रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान भी तारीफ कर रहे हैं चंपाई सोरेन के, और हेमंत विश्व शर्मा भी तारीफ कर रहे हैं। तो ये सब कुछ चल रहा है, लेकिन इन सब के बीच डोरे डालने का काम जो है वो हो चुका है, जहां तक दिखाई दे रहा है। चंपाई सोरेन को रात को अगर नींद आई होगी अच्छे से, और रात को फिर से रीथिंक करने वाली बात अगर फिर से सोचा होगा तो एक अलग बात। अदरवाइज यहां कहानी जो है वो ऑलरेडी लिखी जा चुकी है। चंपाई सोरेन बीजेपी में जा रहे हैं, ये कहानी अभी तक है। इसमें कुछ ट्विस्ट आ जाता है, जैसे अभी आप कह रहे हैं कि इधर हेमंत सोरेन ने कहा है कि अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हेमंत सोरेन क्या माना जाए, वो अभी भी ये सोच रहे होंगे कि मना लेंगे चाचा को। कल्पना सोरेन चाचा कहती थी, पैर छूती थी, मंच से पैर छूती थी, आप याद कीजिए मुख्यमंत्री जी की। राजीव जी, एक बात तो है कि चंपाई सोरेन भी थोड़े भावुक व्यक्ति तो दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने लिखा है अपना चिट्ठी पत्री जो जारी की है, उससे एक बात तो समझ में आती है कि वो भावुक व्यक्ति तो दिखाई पड़ रहे हैं। तो हो सकता है कि शायद अंदर से कुछ चीज़ें मैनेज भी हो गई हों, क्योंकि चंपाई सोरेन का जो ट्वीट है राजीव जी, वो एक तरीके से ये साफ तौर पर जाहिर करता है कि उनके पास मसाला कुछ है नहीं। तो या तो ये कहिए कि रपट पड़े तो हर गंगे, कोई एक बातचीत नहीं हो पा रही है तो वापस लौट के चले। तो मतलब उन्होंने भी एक रास्ता खोल के रखा ये लिख करके कि ये मेरा व्यक्तिगत मसला है, मैं इसमें किसी और को शामिल करना नहीं चाहता। तो या तो कहिए कि उनके साथ कुछ है नहीं, या वास्तव में वो किसी को शामिल करना नहीं चाहते, अपनी नाराजगी जताना चाहते थे। भारतीय जनता पार्टी इसमें खेल में जो अपने हाथ तापना चाहती है, ये भी हो सकता है कि चंपाई सोरेन ना चाहते हो। लेकिन जो सूचना है वो सूचना ये है कि उनके बेटे जो हैं वो दिल्ली में थे 3-4 दिन से, और उनकी लगातार मुलाकातें जो है भारतीय जनता पार्टी के लोगों से हुई है। और जमशेद नगर से चंपाई सोरेन जमशेदपुर से पहले वो पहुंचे हैं कोलकाता, और कोलकाता में बताया जाता है कि शुभेंदु अधिकारी से मुलाकात करने के बाद फिर वो दिल्ली आए हैं, कोलकाता से दिल्ली आए हैं। तो ये कुछ ना कुछ जो ट्रायंगल बन रहा है, कोलकाता का ट्रायंगल। पहले भी जो विधायक कांग्रेस के गए थे वो पहले कोलकाता गए थे, वहाँ से वो गुवाहाटी जाने वाले थे, और कोलकाता में फिर वो पकड़े गए, उनको पैसा पकड़ा गया वहाँ, ये सारी चीज़ें हुई। तो यानी ये ट्रायंगल जो कोलकाता होकर के दिल्ली या गुवाहाटी जाने का है, ये काम तो कर रहा है राजीव जी, लेकिन वो काम क्या शायद हो नहीं पा रहा है। जैसे कि वो 3 विधायक पकड़े गए थे वहाँ कोलकाता में, तो क्या इसी तरीके से कुछ और पकड़ लिया गया है, दिल्ली में आकर के कुछ खेल हो गया है। तो ये अब मालूम पड़ेगा राजीव जी, जब खेल पूरा होगा, सामने आएगा तब। फिलहाल ये लग रहा है कि दोनों तरफ से अभी एक तरह से कहा जाए कि वो भावुक करने की बातें भी चल रही हैं, और मनाने की बातें भी शायद हो सकता है चल रही हों, और इधर बार्गेनिंग की चीज़ें बीजेपी के साथ भी चंपाई सोरेन की चल रही हैं। तो ये जाके कहाँ ख़त्म होगा, ये मुझे लगता है थोड़ा समय इसमें लग सकता है। हो सकता है आज ही हो जाए या कल तय हो जाए। अगर मान लीजिए चंपाई सोरेन का मामला ठीक ठाक फिट हो जाता है भारतीय जनता पार्टी के साथ, तो इसका पटाक्षेप राजीव जी आज ही हो जाएगा। चूँकि झारखंड के चुनाव जो रोके गए हैं और महाराष्ट्र के चुनाव जो रोके गए हैं, जैसा कि संजय राउत भी कह रहे हैं, वो इसीलिए रोके गए हैं कि तब तक कोई खेल हो जाए। संजय राउत का कहना साफ साफ है कि ये चुनाव से पहले हेमंत सोरेन की सरकार को गिराना चाहते हैं, इसीलिए इन्होंने महाराष्ट्र के और झारखंड के चुनाव की घोषणा भी नहीं करी है। तो अब क्या ये जो प्लॉट तैयार किया गया है झारखंड और महाराष्ट्र के लिए, उसमें चंपाई सोरेन जो मोहरा बनाए गए हैं, वो मोहरा कामयाब हो पाते हैं कि नहीं हो पाते हैं? मतलब झारखंड मुक्ति मोर्चा और हेमंत सोरेन के मोहरे से ही क्या हेमंत सोरेन को मात भारतीय जनता पार्टी दे पाती है, नहीं दे पाती है, ये आने वाले समय में तय हो जाएगा राजीव। बिल्कुल बिल्कुल, चंपाई सोरेन की बात हम कर रहे हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता और विधायक और पूर्व मुख्यमंत्री झारखंड के। और कहानी ऐसे शुरू होती है दोस्तों कि हेमंत सोरेन जो मुख्यमंत्री रहते हैं उनको गिरफ्तार कर लेती है ईडी, और 31 जनवरी को ईडी की गिरफ्तारी, ईडी से गिरफ्तार होते हैं हेमंत सोरेन, और उसी वक्त ये इस्तीफा देते हैं। चंपाई सोरेन विधायक दल का नेता चुने जाते हैं, और इसके बाद जैसे ही ये तमाम झारखंड मुक्ति मोर्चा और इंडिया गठबंधन, क्योंकि वहां पर कांग्रेस भी है, के नेता जाते हैं सरकार बनाने के लिए, नए मुख्यमंत्री के शपथ दिलाने की बात लेकर राज्यपाल के पास, तो राज्यपाल वहां पर घुमाते रहते हैं 3 दिन तक। घुमाने के बाद 2 तारीख को 31 जनवरी, 1 फरवरी और 2 फरवरी को फिर नंबर आता है शाम को 5 बजे कि हां अब शपथ ले लें, जबकि तुरंत शपथ ले सकते थे इनके पास विधायक दल। इतना ही नहीं, इन लोगों ने एक वीडियो बनाकर पूरा वीडियो शेयर किया था, आप लोगों को याद होगा कि हम सब साथ में हैं, और ये लगभग 44-45 हम लोगों ने दिखाया भी था न्यूज पॉइंट में, बात कह रहे गिनती कराई जा रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 46 थे। तो ये सब दिखाए जाते हैं, और इसके बाद एक प्रेशर बनता है। ये वही राज्यपाल महोदय हैं जो उस समय चंपाई सोरेन को मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाहते थे, और उसके बाद चंपाई सोरेन मुख्यमंत्री बनते हैं। एक दबाव बनता है पूरे देश में, एक
निगेटिव खबर चलती है उस राज्यपाल के खिलाफ, केंद्र में बैठी हुई सरकार के खिलाफ, क्योंकि केंद्र में बीजेपी की सरकार थी उस वक्त भी और चुनाव में जाना था बीजेपी को, इसलिए शायद बीजेपी ने और कुछ वहां पे करने की कोशिश नहीं की और एक बीजेपी वहां हार मानते हुए नजर आई। 2 फरवरी 2024 इसी साल की बात कर रहा हूं, चंपाई सोरेन मुख्यमंत्री पद पर आसीन होते हैं। लेकिन इसके बाद 28 जून 2024 को, जी हां इसी साल 28 जून, 4 जून को रिजल्ट आता है, 28 जून को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल जाती है इनको, हेमंत सोरेन। वही वीडियो झारखंड हाई कोर्ट से जमानत मिलती है। उस समय का वीडियो है जब चंपाई सोरेन विधायक दल के नेता चुने गए थे और विधायकों की गिनती हो रही है वीडियो में, ये वही वीडियो। हाँ, बिल्कुल ये विधायक दल के ये चंपाई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाने के लिए और उस समय ये विधायक दल के तमाम नेता जो हैं, यानी तमाम विधायक, इन लोगों ने अपना समर्थन जाहिर करने के लिए एक वीडियो बनाकर दिया था। बीच में चंपाई सोरेन नजर आ रहे हैं। तो ये सब कुछ हुआ और उसके बाद 28 जून 2024 को झारखंड हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया। उस फैसले में साफ साफ इन्हें दोष मुक्त किया, कहा कि इनके ऊपर इस ढंग का कोई अपराध बनता ही नहीं है, इसलिए इन्हें गिरफ्तार करने का कोई औचित्य नहीं है। और इसके बाद हेमंत सोरेन बाहर आते हैं, हेमंत सोरेन की रिहाई हो जाती है, बाहर निकलते हैं और उसके बाद फिर से विधायक दल की बैठक होती है और चंपाई सोरेन से विधायक दल की बैठक में इस्तीफा लिया जाता है और इनको मुख्यमंत्री पद पर आसीन कराया जाता है हेमंत सोरेन को। तो 5 महीने की ये कुर्सी बहुत मजेदार थी हेमंत सोरेन के जब नहीं रहने पर चंपाई सोरेन के लिए, और वो कुर्सी इतनी मजेदार थी कि वो कुर्सी फिर से चाहिए चंपाई सोरेन को। चंपाई सोरेन को कुर्सी मिलेगी कि नहीं मिलेगी ये तो वहां की जनता तय करेगी, लेकिन सियासत में रोटियां सेकने के लिए जो नेता और कई अच्छे नेता, चंपाई सोरेन अच्छे नेता हैं, बहुत अच्छे नेता हैं चंपाई सोरेन जैसे नेता, लेकिन कैसे खुद अपने करियर को खराब कर देते हैं लालच में आके, उसका ये नमूना है। बहुत अच्छे नेता हैं वो। ऐसे ही शिंदे अच्छे नेता कहलाते थे, अजित पवार अच्छे नेता कहलाते थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया अच्छे नेता कहलाते थे। इसमें एक बात और ये है कि शिंदे का भूमिका जो है, जब अजित पवार विद्रोह करके पहली बार गए थे तब शिंदे ही थे जो अजित पवार के विधायकों को पकड़ के वापस लौटा के लेके आ रहे थे और वही शिंदे चले गए। और यही चंपाई सोरेन जो अपने विधायकों को एकजुट रख रहे थे कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनानी है, अब उनके साथ विधायक नहीं है तो वो रूठे फिर रहे हैं। तो ये राजनीति कब क्या खेल कर दे राजीव जी, और कब कोई शेर जो है वो कब बकरी बन जाए, ये समझ में नहीं आता है इस राजनीति में। तो अब जो कोल्हान का टाइगर था वो किस तरीके से बकरी बनने की तरफ बढ़ रहा है, ये चंपाई सोरेन को खुद सोचना है राजीव जी, किसी और को नहीं सोचना है। इस बीच प्रमोद तिवारी जो कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य हैं, उनकी भी एक बाइट आ गई है इसी मसले पर राजीव जी। हो सकता है हम लोगों के पास बाइट हो तो हम उनको भी सुनेंगे कि वो क्या कह रहे हैं प्रमोद तिवारी। लेकिन ये मसला जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है राजीव जी, इसमें एक चीज़ तो समझ में आ रही है कि ये मामला इतना सीधा साधा नहीं बचा है, कुछ ना कुछ तो किसी ना किसी मुकाम पर जाकर के ये खत्म होगा। चाहे तो चंपाई सोरेन अपने घर वापस आए और कहें भावुक था मैं और चला गया था मैं किसी, हालांकि कल भी जो उन्होंने अपनी बात कही है मीडिया कर्मियों से तो यही कहा कि मैं व्यक्तिगत यात्रा पे आया। सुन लेते हैं प्रमोद तिवारी को, उनकी बाइट हमारे पास है, सुनते हैं क्या कुछ कह रहे हैं प्रमोद तिवारी इसी मसले पे। मामला जो है वो चंपाई सोरेन का है, झारखंड का है। और झारखंड की बात हम क्यों कर रहे हैं इस ब्रेकिंग न्यूज में, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहां से देश की सियासत में एक उबाल आप देख सकते हैं। मामला एक छोटा सा झारखंड का नहीं है, मामला इस देश का है। और देखिए कि देश की अलग अलग विपक्षी दलों की सरकारों को अस्त व्यस्त करने की कोशिश जो बीजेपी कर रही है, केंद्र में बैठी हुई बीजेपी एनडीए की सरकार, उसका यह नमूना है झारखंड, उसका नमूना है कोलकाता यानी वेस्ट बंगाल, उसका नमूना है सिद्धारमैया यानी कर्नाटक, उसके कई नमूने हैं जो नमूने अभी और सामने आएंगे। लेकिन और क्योंकि इसलिए ये बात बहुत खुले तौर पे हम यहाँ इस न्यूज रूम से कर रहे हैं क्योंकि ये नमूने पहले प्रमाणित हो चुके हैं। इसका प्रमाण हम दे चुके हैं जब हमने मध्य प्रदेश की सरकार को गिरते हुए देखा, जब हमने कर्नाटक की सरकार को गिरते हुए देखा, जब हमने महाराष्ट्र की सरकार को गिरते हुए देखा, जब हमने ऐसे कई सरकारों को गिरते हुए देखा। इसलिए तो चलिए जरा सुनते हैं प्रमोद तिवारी कांग्रेस नेता कह क्या रहे हैं। बहुत दिन से लगी थी, अब समझ में आया होगा लोगों के कि झारखंड का और महाराष्ट्र का चुनाव कश्मीर और हरियाणा के साथ क्यों नहीं हुआ, कि भाजपा ये खेल तभी खेलना चाहती थी जब चंपाई सोरेन मुख्यमंत्री थे या पिछले 4 साल से लगी थी ऑपरेशन लोटस की, पर न तब सफल हुई है न अब सफल होगी। सरकार पर कोई आंच नहीं आएगी, कोई खतरा नहीं होगा। सरकार अपना कार्यकाल पूरा करके हम सोरेन के साथ
मुख्यमंत्री के रूप में हेमंत जी के चुनाव लड़ेंगे और दोबारा सरकार बनाएंगे। तो ये कोल्हान जो है दोस्तों, और अभी आप सुन रहे थे, पहले इनकी बात कर लें, हम प्रमोद तिवारी की बात कर लें। प्रमोद तिवारी जो बात कह रहे हैं ये भी झारखंड को लेकर, लेकिन इनके अलावा चूंकि कांग्रेस सरकार में है तो कांग्रेस का बयान वक्तव्य आना चाहिए। प्रमोद तिवारी के वक्तव्य पे क्या कहेंगे? नहीं, प्रमोद तिवारी भी इसी तरह राजीव जी इशारा कर रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है उसकी तरफ उनका इशारा है, और मतलब एक तरीके से आशा जता रहे हैं कि सब ठीक रहेगा और मतलब सरकार रहेगी हेमंत सोरेन की, और यही एक तरीके से आशा है। तो अब राजीव जी समझा जा सकता है कि जो तैयारियां हैं इसका मतलब इंडिया गठबंधन एकजुट है और वो हेमंत सोरेन के साथ बिल्कुल कदम ताल मिला के खड़ा हुआ है। इधर जो सरयू राय हैं जो झारखंड के नेता हैं, बीजेपी छोड़ के गए थे, उनका सुबह बयान था, वो चूंकि उनकी बाइट नहीं है तो उनका बयान है, वो बता सकता हूँ। उनका भी कहना है कि चंपई सोरेन अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ जाते हैं तो वो अपना तो मतलब जेएम का नुकसान करेंगे लेकिन अपना नुकसान ज़्यादा करेंगे। ये सरयू राय का कहना है जो पहले भारतीय जनता पार्टी में ही रह चुके हैं। दूसरा राजीव जी, एक जो खबर उनकी आजकल काफी उनसे नीतीश कुमार से पट रही है। दूसरा एक राजीव जी सोशल मीडिया पे चल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में, मतलब भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड में तो कई पूर्व मुख्यमंत्री तैयार कर दिए हैं। उसमें मधु कोड़ा का नाम लिया जा रहा है, बाबूलाल मरांडी का नाम लिया जा रहा है, और उसमें मुंडा जो है अर्जुन मुंडा, उनका नाम लिया जा रहा है कि ये कई पूर्व लगा दिए हैं। तो ये पूर्व जो है और आ जाएंगे यहाँ अगर चंपई सोरेन जाते हैं, तो यानी पूर्व मुख्यमंत्रियों की लंबी कतार जो है भारतीय जनता पार्टी में हो जाएगी और ये सब पूर्व रहेंगे। और वो गवर्नर बना के भेज दिए गए, वो भी आ सकते हैं वापस लौट कर, वो भी पूर्व हो जाएंगे। तो क्या भारतीय जनता पार्टी में पूर्व मुख्यमंत्रियों की वहाँ लाइन लग जाएगी? ये है राजीव जी। बिल्कुल बिल्कुल। और ये एरिया जो है ये बहुत मज़ेदार है, कोल्हान का एरिया। यहाँ से कई नेताओं ने पहले अपनी पार्टी छोड़ी या बगावत इन लोगों ने किए, और उसके बाद इनका क्या हश्र हुआ? हश्र ये हुआ कि या तो ये दोबारा पार्टी में आ गए, झारखंड मुक्ति मोर्चा में आ गए, या ये कहाँ चले गए किसी को पता नहीं है। कृष्णा माडी हैं, उनके अलावा सूरज मंडल हैं, स्टीफन मरांडी हैं, साइमन मरांडी हैं, हेमलाल मुर्मू हैं, ऐसे तमाम नेता हैं। इनकी लंबी लिस्ट है जो और अब उसी एरिया से आते हैं चंपाई सोरेन। चंपाई सोरेन को लेकर पहले भी कहा जा रहा था कि ये कभी भी बगावत कर सकते हैं और बगावती तेवर के रहे हैं और वो बगावत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कहानी अलग अलग, और कहानी में क्या ट्विस्ट आने वाला है ये तो समय बताएगा, लेकिन महत्वपूर्ण चर्चा हम कर रहे हैं चंपाई सोरेन को लेकर, और चंपाई सोरेन से होते हुए देश की राजनीति और उसके इर्द गिर्द जो कुछ हो रहा है। उधर कोलकाता में जो हो रहा है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। कोलकाता में एक डॉक्टर के साथ जो कुछ हुआ, लेकिन उस घटना की जितनी भी भर्त्सना की जाए कम है। एक निर्भया की तरह जो मामला, निर्भया का कांड जो 2012 में दिल्ली में हुआ था, उसी तरह की घटना, लेकिन उस घटना के इर्द गिर्द जो राजनीति चल रही है, सियासी रोटी सेकने की कोशिश हो रही है, उस पर जरा गौर फरमाइए आप लोग, उसको देखिए। सीबीआई पिछले 5 दिनों से जांच कर रही है। सीबीआई की जांच से क्या निकल के आता है अभी पता नहीं। सीबीआई की चुप्पी है अमलेंदु जी, लेकिन यहां पूरा व्हाट्सएप, पूरा मैसेज जो है वो एंटी ममता गवर्नमेंट बनाया जा रहा है। यानी ये सरकार के खिलाफ बातें होनी चाहिए, कोई नहीं, क्योंकि वहां पर ममता बनर्जी की सरकार है तो ममता बनर्जी ही इसकी जिम्मेदार होंगी, उनकी सरकार ही जिम्मेदार रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन दो राय तब यहां हो जाती है जब आप ऐसी घटना उत्तर प्रदेश में होती है, घटना नहीं घटनाएं होती हैं, ऐसी घटनाएं जब उत्तराखंड में होती हैं, ऐसी घटनाएं जब दूसरे और राज्यों में होती हैं, तब इसकी चर्चा उस हिसाब से नहीं होती, क्योंकि पूरा का पूरा मीडिया हमारा है, तंत्र हमारा है, हम जैसे चाहेंगे वैसे करेंगे। इसीलिए हम इस पर जो बात, जो खबरें हैं वो खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। हम उस टूल किट का हिस्सा नहीं बनना चाहते जिस टूल किट के सहारे जरिए यहां पर रोटी, सियासी रोटी सेकने की कोशिश हो रही है। उस परिवार के लिए हमारी पूरी संवेदना है। और देखिए इस टूल किट में क्या हुआ कि उस लड़की का नाम सार्वजनिक कर दिया गया, उसके परिवार को सार्वजनिक कर दिया गया है। क्या बीत रही होगी आज की तारीख में? थोड़ी संवेदना होनी चाहिए अगर ऐसी घटना घटती है तो। और उस संवेदना के तहत, क्योंकि आप राजनीति के लिए, सियासी रोटी सेकने के लिए अगर कुछ भी करते हैं, किसी भी हद तक जाएं, तो ये देश, इस देश की जनता, हमारे आपके जैसे वोटर्स आपको स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ
ये घटना, इस घटना पे ज़्यादा बात अभी नहीं करना चाहता हूं क्योंकि सब कुछ जुडिशियल है और अंडर जस्टिस अगर मामला रहता है तो उस पर ज़्यादा बात ना करें। लेकिन अंडर जस्टिस से बाहर निकल के अगर हम झारखंड की बात करें तो झारखंड में जो चीज़ें हो रही हैं उसका देश की सियासत पे बहुत असर पड़ने जा रहा है और इससे एक चेहरा और उजागर होता है कि कैसे लालच देकर नेताओं को आप तोड़ रहे हैं, खरीद रहे हैं। और अभी चूंकि चुनाव का वक्त आ गया है, हरियाणा में चुनाव है और ऐसे बहुत सारे लालची तत्व बाहर निकलते हुए नजर आएंगे और बहुत सारी कहानियां बाहर आएंगी। अमलेंदु जी, बिल्कुल राजीव जी, बहुत सारी कहानियां आएंगी और देखिए ये कई स्तर पे काम चल रहा है। मतलब एक राज्य का विधानसभा चुनाव आता है तो 4 राज्यों में एक साथ ऑपरेशन शुरू हो जाते हैं। बंगाल में ऑपरेशन शुरू हो गया, उधर कर्नाटक में गवर्नर के जरिए ऑपरेशन शुरू हो गया, इधर झारखंड में ये ऑपरेशन शुरू हो गया। यानी कि ये तीनों तरफ ऑपरेशन शुरू हो गए और इन ऑपरेशन के जरिए फायदा उठाने की कोशिश की जाएगी हरियाणा में कि देखो भाई सब जगह विपक्ष की सरकारें तो गिर रही हैं अपने तरीके से, तो यहाँ हमारी सरकार बना दो। कुल मिला के राजीव जी ये जितना भी घटनाक्रम हो रहा है, चाहे वो हरियाणा में, चाहे वो झारखंड में हो रहा हो, चाहे वो कर्नाटक में हो रहा हो और चाहे वो बंगाल में हो रहा हो, ये सारा सब कुछ हरियाणा के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर हो रहा है। और झारखंड में सरकार गिराने की कोशिशें की जानी है, गिरेगी नहीं गिरेगी वो बात का मसला है। लेकिन इस मसले को मुझे लगता है जब तक कि हरियाणा के चुनाव हो नहीं जाएंगे तब तक जिंदा रखने की कोशिशें की जाएंगी और चंपई सोरेन रोज जो है वो इस मीडिया की सुर्खी बने रहेंगे। यानी मोदी जी के बाद सबसे ज़्यादा चेहरा जो इस मीडिया में दिखाई देगा, मुझे लगता है शायद वो चंपई सोरेन का ही दिखाई देगा राजीव जी। बिल्कुल, मोदी जी के बाद अगर किसी का चेहरा अगर मीडिया पे दिखाई देगा तो वो चंपई सोरेन दिखाई दे भी रहा है कल से लेकर आज तक। और इससे 2-4 दिन पहले से लगातार इसकी चर्चा हो रही है। 16 अगस्त से ये चर्चा ज्यादा तेज हो गई थी, 15 अगस्त के बाद 16 अगस्त से, और कि चंपई सोरेन किसी भी वक्त अपनी पार्टी छोड़ सकते हैं। उन्होंने अपनी डीपी बदल ली और उसके बाद वहां से झारखंड मुक्ति मोर्चा हटा दिया, उसका फ्लैग हटा दिया, अपने नेताओं को हटा दिया। शिबू सोरेन को सब वहां गुरुजी कहते रहे हैं और उनको भी जो सम्मान मिलना चाहिए था उस सम्मान से भी उन्होंने वंचित कर दिया। अब वो जा रहे हैं किस पार्टी में, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन सरजू राय ने जो बात कही है बहुत महत्वपूर्ण, कि अगर वो जाते हैं उधर यानी बीजेपी में जाते हैं तो वो आत्मघाती होगा। और यही बात झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता भी मनोज पांडे भी कह रहे हैं कि वो आत्मघाती कदम होगा इनके लिए अगर ये पार्टी छोड़कर ऐसी पार्टी में जाते हैं जो सांप्रदायिकता के इर्द गिर्द सियासत करती नजर आई है, बांटो और राज करो की राजनीति करती आई है। तो ऐसे इस पार्टी के साथ जाना चंपई सोरेन के लिए घातक हो सकता है। चंपई सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा संघर्ष से जुड़े रहे, शिबू सोरेन के साथ जुड़े रहे, खून पसीने की बात कर रहे हैं, सब कुछ है। लेकिन फिर आप और सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ते रहे, आदिवासियों के हक में लड़ते रहे। आप आदिवासी समाज से आते हैं जिसको बीजेपी आज भी बनवासी कहती है। और आपने भाषण सुना होगा नरेंद्र मोदी का, अभी लाल जी से भाषण, जंगल में रहने वाले आदिवासी जंगल में रहने वाली, वही बिल्कुल। तो वही मैं कह रहा हूं कि आदिवासी जो जंगल में रहते हैं, क्या आज की तारीख में एक आदिवासी मुख्यमंत्री था, उसको क्यों ले रहे हैं? क्या वो जंगल में रहता था? वो जंगल में रहता था क्या? तो ये बात, इन बातों को अगर चंपई सोरेन नहीं समझते हैं तो भगवान बचाएं चंपई सोरेन को। हम तो यही कहेंगे, शुभचिंतक हैं और इस देश के उन तमाम लोगों के हितों की बात हम करते रहे हैं, करते रहेंगे जब तक सांस है। इसलिए क्योंकि यहां एक समाज, प्रबुद्ध समाज को बनाए रखना, बरकरार रखना और एक अच्छा हिंदुस्तान गढ़ने में उसकी मदद करना, इस संविधान और लोकतंत्र को बचाए रखने में अपनी भूमिका अदा करना, ये एक पत्रकार का धर्म होता है, वो हम कर रहे हैं। कल को चंपई सोरेन उस कुर्सी पे थे, बैठे, उन्होंने अच्छा काम किया, उसके लिए भी उन्हें बधाई। चंपई सोरेन आज कुर्सी से उतरने के बाद बगावत कर रहे हैं और यह बगावत कहीं ना कहीं हमारी दृष्टि से ठीक नहीं है। वो अगर चाहें, और कोई भी अपने परिवार जिनके साथ आप लंबा वक्त, ये वैसे ही हो जाता है जैसे कि कल को मल्लिकार्जुन खड़गे साहब जो हैं वो अपनी पार्टी से बगावत कर लें, उनको अध्यक्ष बनाया और कल को राहुल गांधी अध्यक्ष बन जाए तो ये खड़गे साहब बीजेपी में चले जाएं। ये वैसे ही स्थिति हो जाती है, क्योंकि एक आदमी जिसको पार्टी ने यहां से लेके यहां तक पहुंचाया, उसके बाद वही होता है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने क्या किया? पिताजी के कर्मों को, पिताजी के तमाम जो बोए हुए फसल थे उसको काटते रहे, माधवराव सिंधिया जी के उसको, और उसके बाद आपने क्या किया? कुर्सी की लालच, और उस लालच में तो ये जनता जानती है, समझती है। देश में कई लोग ये भी कहते हैं कि उसके बाद भी देखिए 29 की 29 सीटें मध्य प्रदेश में आ गई। भाई साहब 29 सीटें कैसे आई हैं जरा वो भी पता कर लीजिए। राजीव कुमार की जय बोलिए, जो चुनाव आयुक्त हैं उनकी जय बोलिए,
और उसके बाद फिर ये चलता रहेगा। तो ये चीज़ें हैं, बहुत महत्वपूर्ण हैं और इन सब पे हम चर्चा करते रहेंगे और न्यूज़ रूम से ऐसे ब्रेकिंग्स हम लाते रहेंगे। बहुत महत्वपूर्ण है, आज रक्षाबंधन का त्यौहार है, लेकिन और मुझे वो सीन याद आता है कि इसी दिल्ली में जब कल्पना सोरेन चंपाई चाचा और पैर छू रही थी मंच पे, उसी मुंबई में जब कल्पना सोरेन जब पहली बार भाषण उन्होंने दिया था तो चंपाई चाचा का अभिवादन किया था, पैर छुआ था। आज कल्पना सोरेन क्या सोच रही होंगी कि अगर आप आस्तीन के सांप रखोगे बनाकर तो डसेगा ही डसेगा, वो सांप आपको छोड़ने वाला नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल राजीव जी, और ये अगर चंपई सोरेन ऐसा करते हैं कि हमें अभी भी शायद ये उम्मीद हो सकती है कि चंपई सोरेन शायद ऐसा ना करें, लेकिन अगर ऐसा करते हैं तो जैसा कि संभावनाएं ज़्यादा जताई जा रही हैं कि वो ऐसा ही करेंगे, भाजपा में जाएंगे या भाजपा के साथ जाएंगे या अलग पार्टी में आएंगे, जो उन्होंने रास्ते बताए हैं, किसी के साथ हो लिया जाए, कुछ भी करते हैं, तो ये कुल मिलाकर फिर अब ये राजनीति में अपने सगों पर भी विश्वास नहीं करना है, इसको फिर और पुष्ट कर देंगे राजीव जी। मतलब जीतन राम मांझी, चंपई सोरेन, एकनाथ शिंदे, ज्योतिरादित्य सिंधिया, गुलाम नबी आज़ाद, ये एक लंबी फेहरिस्त इस तरीके। गुलाम नबी आज़ाद को तो मैं भूल रहा था। जी गुलाम नबी आज़ाद, इसीलिए मैंने नाम याद लिया। तो ये एक लंबी फेहरिस्त इस तरीके के लोगों की हो जाएगी। लोग कहने लगेंगे कि राजनीति में जाओ तो कुछ भी बनना, पर ये मत बनना। राजीव जी, मुझे याद पड़ता, हम लोग के बचपन में हमारे यहाँ एक कवि होते थे बदायूं में, राधे श्याम तपन, तो वो एक कविता गाते थे, हालांकि वो कविता दूसरी की सन्यासी बन जाना लेकिन थानेदार नहीं बनना, बेटा बुरी कमाई में तू हिस्सेदार नहीं बनना। तो ये जो उनकी कविता थी, तो अब कविता एकदम से मुझे याद आ गई कि बेटा तू कुछ भी बन जाना राजनीति में जाने के बाद, लेकिन गुलाम नबी आज़ाद, एकनाथ शिंदे, जीतन राम मांझी या चंपई सोरेन, ज्योतिरादित्य सिंधिया या चंपई सोरेन मत बनना। बिल्कुल बिल्कुल। गुलाम नबी आज़ाद नाम तो सुना होगा दोस्तों। चलते चलते गुलाम नबी आज़ाद साहब की कहानी जरा अपडेट कर दूं। गुलाम नबी आज़ाद की कहानी में ट्विस्ट यह है कि आज़ाद साहब फिर से कांग्रेस में आना चाहते हैं और चाहते हैं कि उनको कांग्रेस पार्टी मुख्यमंत्री की कुर्सी दे दे तो वो कांग्रेस में आ जाएंगे। लेकिन वो 5 पन्ने की चिट्ठी जो है वो उन्होंने सार्वजनिक की थी, उसे ऐसे ही जैसे चंपाई सोरेन ने पोस्ट कर दिया ट्विटर पे और अलग अलग सोशल मीडिया हैंडल्स पे, वैसे ही उन्होंने पोस्ट कर दिया था। वो 5 पन्ने की चिट्ठी ज़रा याद करें तो उसके बाद कहानी कुछ और हो जाएगी। और ये बात कांग्रेस पार्टी को भी समझनी चाहिए। राहुल गांधी ने जो बात कह रखी है कि जिसको जाना है चले जाएं, ये कांग्रेस है और ये मजबूती के साथ टिकी हुई है, तो वो वहां पर बहुत जायज़ दिखाई देती है। राहुल गांधी का थोड़ी देर पहले एक और ट्वीट आया है लैटरल एंट्री पे, उस सब की चर्चा हम बाद में करेंगे। सुप्रीम कोर्ट से भी एक खबर ये आई है कि 3 तलाक के मसले पे फिर से जो सरकार है उसको अपराध घोषित करने के लिए सरकार फिर से गई है वहां पर हलफनामा लेके। तो बहुत कुछ है जो चर्चा आगे बनी रहेगी, लेकिन इस न्यूज़ रूम से इस ब्रेकिंग न्यूज़ को यही विराम देने की अनुमति चाहता हूं। रक्षाबंधन का त्यौहार आप लोगों के लिए खुशियां लाए और एक दूसरे की रक्षा कीजिए, ये शपथ लीजिए और सम्मान दीजिए। प्रेम और सद्भाव का ये त्यौहार, ये पर्व सबके लिए और आप सबको भी बहुत बहुत शुभ आप सबके लिए हो। एक ऐसा त्यौहार जिसमें न जात है न पात है, लेकिन बहुत अच्छा त्यौहार है और इसको मनाइए और खुशियां बांटिए, मिठाइयां खाइए। चंपाई सोरेन को भगवान सद्बुद्धि दें, इसी उम्मीद के साथ न्यूज़ रूम से इस ब्रेकिंग न्यूज़ को यहाँ समाप्त करने की इजाज़त चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया अमलेंदु जी, बहुत शुक्रिया हमारे तमाम साथी जो न्यूज़ रूम में बने रहे और बीच बीच में ऐसे छोटे छोटे अपडेट्स देते रहे। ये देखिए पर्ची है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो ऐसे तमाम साथियों को बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद, नमस्कार।